चलो थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे, संडे हैं तो हो सकता है आधे लोग भूल गए हो आज क्लास है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग दो मेथड पढ़े थे, एक तो वैल्यू एडेड मेथड पढ़े थे और दूसरा हम लोग पढ़े थे और एक मेथड कौन सा पढ़े थे, इनकम मेथड पढ़े थे हम लोग, है ना। एक वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट किए थे, एक इनकम मेथड कंप्लीट किए थे। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ये वाला टॉपिक बाकी है वैल्यू एडेड मेथड में। इनकम मेथड में हमारा कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स बाकी है, जैसे कि ये वाला सब प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है इनकम मेथड का, वो सारा पॉइंट्स बाकी है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड का, फिर रिवीजन करेंगे इनकम मेथड का, और फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, चलो आ जाओ ऊपर। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड किसको बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड क्या किया जाता है वैल्यू एडेड मेथड में? वैल्यू एडेड मेथड बताओ फटाफट। किसके अकॉर्डिंग? प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, प्रोडक्शन फेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ, सेकेंडरी में कितना हुआ, टर्शियरी में कितना हुआ। या फिर हम अगर बोलें तो हमारे पास मान लो तीन फॉर्म है, फॉर्म ए बी और सी। ए है एक, बी है एक, सी है एक। ए का टोटल सेल्स कितना हुआ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ, ये इसका बन जाएगा वैल्यू एडेड। वैसे ही इसका सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये बन जाएगा इसका वैल्यू एडेड। ये इसका सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये बन जाएगा वैल्यू एडेड। जब हम ये तीनों को मिला देंगे, वैल्यू एडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का वैल्यू एडिशन को मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? कौन बताएगा? हम जब सबका वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? बोलो फटाफट। जीडीपी एट एमपी। वेरी गुड देव, पूनम। हमको क्या मिल जाएगा जब हम सभी का ऐड कर देंगे? तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब इसके बाद तो हमको क्वेश्चन में जो भी बोला हुआ कैलकुलेट करना आता ही है। अगर कोई क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी बोला है तो हम यहाँ से एनडीपी एट एफसी निकाल सकते हैं आराम से। अगर क्वेश्चन में कुछ और बोला है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद का प्रॉब्लम तो हमको है ही नहीं, ये तो हम क्लास चैप्टर नंबर 3 में ही सीख लिए थे। हमको प्रॉब्लम था सिर्फ यहां तक, ये कैसे कैलकुलेट होगा, और ये भी कैलकुलेट करना हम लोग एक मेथड से सीख गए, वैल्यू एडेड वाले मेथड से सीख गए। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें हमको क्या क्या चीज ध्यान रखना था? हमको ध्यान रखना, प्रिकॉशन का मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान दो किस बातों में? ये सभी बातों में ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग माइनस करके चलते हैं। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स का सेल या परचेज हुआ है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट और क्या था? नेक्स्ट था उसका कमीशन एंड ब्रोकरेज। उस जो सेकेंड हैंड सेल में कमीशन या ब्रोकरेज का इनकम हुआ है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, हम इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड होगा ये? व्हाई नॉट? कौन बताएगा? इंक्लूड तो नहीं होगा लेकिन व्हाई? प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। चलो ये तो एक पॉइंट है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है। और एक क्या पॉइंट है हो सकता है? संडे है, सो रहे हैं सब कोई, है ना, नींद खुला नहीं है आज। खुल गया नींद सबका? एक तो संडे बर्बाद हो गया तुम्हारा। देव, इसके लिए पे नहीं करते, नहीं ये तो कोई पॉइंट नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 5 को पढ़ो।
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस, ओनर खुद जो हाउस को ऑक्युपाई किया है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसके लिए भी हम पे नहीं करते, हम इसके लिए भी पेमेंट तो नहीं करते कुछ भी, लेकिन फिर भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो पेमेंट वाला पॉइंट तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हो सकता है, क्यों इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज एक तो पहली बात हम इसको एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज। घर में मम्मी हमारे लिए रोटी बना रही है, क्या हम इस सर्विस का एस्टिमेट वैल्यू निकाल सकते हैं? कोई निकाल सकता है वैल्यू? हम इसका वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, ठीक है। घर में सुबह हमको मम्मी मार मार के उठाई संडे को, क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? इस सर्विस का, ये सर्विस का वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ सेल गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर मेरा फैक्ट्री है और मैं खुद कंजम्पशन कर लिया, मान लो मेरा बिस्किट का फैक्ट्री है और मैं खुद 2 पैकेट बिस्किट चाय के साथ खा लिया, तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा, बिकॉज दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन, वो एक प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस। ओनर खुद जो हाउस को ऑक्युपाई किया है, रेंट पे नहीं देके खुद जो हाउस को ऑक्युपाई किया है, उसका जो नोशनल वैल्यू है या इंप्यूटेड वैल्यू है, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये कैसे करेंगे, हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, नेक्स्ट चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ये तो आता ही है, चेंज इन स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। सेल्स में ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक को, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये तो सबको पता है। चलो उसके बाद आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या किए थे हम लोग, इनकम मेथड में 5 कंपोनेंट पढ़े थे। क्या क्या 5 कंपोनेंट था, सबको एक एक बताते जाओ फटाफट। क्या क्या 5 कंपोनेंट पढ़े थे हम लोग इनकम मेथड में? आयुष, अभिप्सा, अजीत, अरमान, देव, ख्याति, कुमकुम, मोनालिसा, पूनम, प्रेरणा, राहुल, रिद्धि, संचिता, शिवानी, सोनू, वेदांत। अच्छा आया अब आंसर। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, वेरी गुड रिद्धि। प्रॉफिट, अभिप्सा। इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। उसके बाद सैलरी, प्रॉफिट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, 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 मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, वेरी गुड पूनम, रिद्धि। तो 5 पॉइंट था हमारे पास, एक एक करके फटाफट देखें, रिवाइज हो जाएगा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो पैसा हम एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन देंगे, क्या क्या चीज का, कंपेंसेशन इन कैश, कंपेंसेशन इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, एम्प्लॉय सुख शांति से अपना जिंदगी जी सके, उसका जिम्मेदारी हमारा है, ठीक है। हम उसके एम्प्लॉयर हैं तो हमारा जिम्मेदारी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि उसका फ्यूचर का जिंदगी सही तरीके से वो चला सके। अब कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुइटी में, लेबर वेलफेयर फंड में, इस प्रकार का और बहुत सारा फंड होता है जहां पे हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट तो सबको पता है, रॉयल्टी की बात करते हैं। रॉयल्टी क्या होता है, जो भी हम लोग इनटेंजिबल एसेट यूज करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई बुक हो, या चाहे वो किसी का कोई टैलेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन रॉयल्टी। उसके लिए जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। तो चाहे वो रेंट हो या रॉयल्टी हो, दोनों हमको इंक्लूड करना है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो पता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट में 2 कंपोनेंट है, एक तो जो हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, और दूसरा इंप्यूटेड इंटरेस्ट। इंप्यूटेड इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल भी लिए थे हम लोग, मान लो हम लोग किसी बिजनेस में 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। मान लो हम लोग किसी बिजनेस में 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किए, तो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। भले ही ये पैसा हमारा खुद का क्यों ना हो सकता है ये पैसा हमारा खुद का है, लेकिन फिर भी हमको इसका इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं वो पैसा को बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, तो मैं इस पैसे का क्या करता, इस पैसे का मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता, या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देता, अच्छे जगह कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता जहां से मुझे रेंट मिलता। तो हमको इसका इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट का कितना हिस्सा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा करेंगे बोलो, क्या क्या 3 हिस्सा,
बोलो फटाफट तुम लोग भी। प्रॉफिट का 3 हिस्सा करना है, एक तो चला जाएगा टैक्स में, दूसरा चला जाएगा डिविडेंड में, और तीसरा चला जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। जो भी टोटल होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में पढ़े हो, फाइनल अकाउंट्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लास्ट में प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट का क्या होता है, 3 हिस्सा हो जाता है। किस किस का है? एक सरकार का, गवर्नमेंट को दे देंगे, दूसरा डिविडेंड का, डिविडेंड किसको मिल जाएगा, ओनर को मिल जाएगा, ओनर के हिस्से में आ जाएगा, जो मालिक है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड ले रहा है, उसको मिल जाएगा डिविडेंड। और रिटेन अर्निंग किसको मिल जाएगा, बिजनेस को मिलेगा, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थर्ड अमाउंट किसको मिल जाएगा, बिजनेस को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 3 हिस्सा, एक सरकार ले जाएगी हमसे, दूसरा मालिक ले जाएगा, तीसरा बिजनेस में रह जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? चलो अब प्रॉफिट का काम हो गया। लास्ट पॉइंट, मिक्स्ड इनकम। क्या होता है मिक्स्ड इनकम? व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जिनका हम लोग मेजर नहीं कर सकते, या फिर तुम बोलोगे अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब वो छोटे मोटे जिनका कागज पत्तर में कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे एक मोची हो गया, एक बार्बर शॉप वाला हो गया, छोटा सा बार्बर शॉप वाला वो हो गया, एक छोटा सा समोसा दुकान वाला हो गया। इस प्रकार के छोटे छोटे बिजनेसमैन बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है। तो वो लोग क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस, मतलब इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, नो हिसाब किताब। तो इनको कैसे लाएं सिस्टम के अंदर? वी कैनॉट कैलकुलेट एस्टिमेट बेस्ड ऑन सर्वे अभिप्सा। यस, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे ऑन बेस्ड ऑन सर्वे। हम करेंगे क्या, हम जाएंगे सर्वे करने? नहीं, गवर्नमेंट करता है, और हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं, चुपचाप डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा काम कुछ नहीं है मिक्स्ड इनकम में, हमको चुपचाप से क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया होगा, हम लोगों को उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर? हमारा काम मिक्स्ड इनकम में उतना ही है। किसका इनकम होता है मिक्स्ड इनकम? अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का, छोटे छोटे फार्मर्स, बार्बर शॉप्स, जो मल्टीपल सोर्सेस से पैसा कमा रहे हैं। मतलब जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट का डॉक्टर है, ही इज नॉट अलाउड टू डू प्राइवेट प्रैक्टिस, वो अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकता, उसको डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सैलरी मिलता है। लेकिन वो क्या होता है, उसको शाम को 6 बजे घर आ जाता है, तो वो देखता है 6 बजे के बाद मैं फ्री हूं और मैं इतना फेमस भी हूं, तो एक काम किया जाए, घर पे ही 6 बजे से 8 बजे तक कुछ पेशेंट्स को देख के हर रोज 1000-2000 रुपए कमा लिया जाए। तो 1000-2000 हर रोज का बोलने से 50,000 रुपए तो महीने का हो ही जाएगा। तो 50,000 रुपए महीने का वो कमा लेता है घर पे बैठ के। तो अब बताओ, वो जब रिपोर्ट करेगा अपना इनकम, वो जो इनकम टैक्स में दिखाएगा, वो कौन सा अमाउंट दिखाएगा? ऑब्वियसली सिर्फ ये दिखाएगा, बिकॉज अगर वो दिखा देगा ये वाला, तो पुलिस पकड़ लेगा उसको, या फिर उसका ये जॉब चला जाएगा, ये जॉब चला जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कंडीशन है कि जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं वो लोग प्राइवेट किसी भी मरीज को देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये काम कर नहीं सकता लीगली, लेकिन वो क्या कर रहा है, खाली टाइम में बढ़िया काम है, पेशेंट को देखना है, लोगों का ट्रीटमेंट करना है, तो वो कर देता है। तो अब बताओ, वो रिपोर्ट तो सिर्फ इतना करेगा ना, बच गया ये भी तो इनकम है, ये भी तो नेशन का इनकम है, तो इसका क्या करें? गवर्नमेंट बोलता है एक काम करो, हम इनको रोक तो नहीं सकते, इसका टैक्स नहीं देना पड़ता है ना। अरे ये कैश पे काम कर लेता है, 2 नंबर पे, कच्चे पे काम कर लेता है। कच्चा पक्का का कॉन्सेप्ट होता है। देखो एक और कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं, चलो।
कच्चा और पक्का क्या होता है? घर में बोलते हैं ना, कच्चे में दिखा देंगे, पक्के में दिखा देंगे। कच्चा और पक्का क्या होता है? कच्चा और पक्का। किसी भी बिजनेसमैन को पूछना या किसी भी दुकान में सामान खरीदने जाना और उसको बोलना कच्चे में चाहिए या पक्के में चाहिए, ठीक है, तो वो तुमको डिफरेंस बताएगा, और वो डिफरेंस ये वाले डिफरेंस के साथ मैच कर लेना। तुम बरगढ़ में कोई भी दुकान में जाके कर सकते हो, मतलब कोई अच्छा दुकान जाना, बड़ा दुकान जिसका जीएसटी नंबर हो, जो बिलिंग्स वगैरह करता हो, तो उस प्रकार का कोई भी दुकान जाओगे तो तुम पूछना कच्चे में चाहिए पक्के में चाहिए। अब ये कच्चा और पक्का क्या होता है देखना, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं या कोई सर्विस लेता हूं, उसके अगेंस्ट में अगर मैं टैक्स इनवॉइस नहीं लेता, टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, अगर मैं उसके अगेंस्ट में बिल नहीं लेता, ठीक है, तो ये चला जाता है कच्चे में। पक्का मतलब उसका पूरा इन्फो गवर्नमेंट के पास है लेकिन कच्चा का नहीं रहता। यस, देखो अगर मैं कोई सर्विस लेता हूं या कोई सामान खरीदता हूं, गुड्स खरीदता हूं, तो मैं उसका बिल नहीं लिया, मान लो मैं उसको दुकानदार को बोला बिना बिल के सामान दे दे, ठीक है, दे देगा सामान, उसका क्या जा रहा है, वो दे दिया मुझे, तो ये चला गया पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कच्चा में। कच्चे का मतलब कोई ट्रैकिंग नहीं है, वी कैन नॉट ट्रैक कि कौन खरीदा, कब खरीदा, कितना खरीदा, ये सबका हमारे पास क्या है, ट्रैकिंग नहीं है। मतलब हम वो आदमी को पकड़ के रिटर्न नहीं ला सकते जो हमसे सामान खरीद के गया है, ठीक है। वहीं पे बात करें पक्के में, तो अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूं और सर्विस लेता हूं और उसके अगेंस्ट में मैं टैक्स इनवॉइस या फिर बिल, जिसको बिल भी बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस और बिल एक ही होता है, ये मैं लेता हूं, सामने वाले को बोलता हूं मुझे बिल बना के दो, तो ये ट्रांजैक्शन चला जाता है पक्के में, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का बिजनेसमैन को गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग देना पड़ेगा, और ये वाला ट्रांजैक्शन मोस्टली बैंक के थ्रू होता है, मोस्टली कैश में भी होता है लेकिन मोस्टली बैंक के थ्रू होता है, लेकिन कच्चे का सारा ट्रांजैक्शन कैश में ही होता है। क्लियर है? कच्चा और पक्का का डिफरेंस क्लियर है? ये ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कभी भी तुमको सीबीएसई बोलेगा नहीं कि कच्चा क्या होता है सीखो और पक्का क्या होता है सीखो, वो बोलेगा एक ही सीखो पक्का और वही फॉलो करो। लेकिन रियल लाइफ में तो दोनों चाहिए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, कच्चे का काम बहुत लोग कर रहे हैं, अब क्या उपाय है बोलो। चलो कच्चा और पक्का क्लियर है, चलते हैं आगे। प्रॉफिट हो गया था, मिक्स्ड इनकम हो गया, ठीक है। अब क्या किया जाए आगे, क्वेश्चन में चलें? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लें क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस का? ऑपरेटिंग सरप्लस का पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। देखना ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस नाम का एक अलग से वर्ड यूज होता है। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। मतलब चारों कंपोनेंट को, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार कंपोनेंट को ऐड करके क्या बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। इसके बाद और कौन से कंपोनेंट बच गया? सीओई बच गया, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम बच गया, और क्या बच गया? और कुछ भी नहीं बचा। तो इसके बाद अगर हमको टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीओई प्लस एमआई। एमआई क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। सीओई क्या होता है? कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज।
और ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का 3 पार्ट है, क्या क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। हो गए ना वही 5 कंपोनेंट, ये 3, 4 और 5। तो सिर्फ 3 कंपोनेंट को मिला के क्या बन जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, इसका मतलब ये 3 कंपोनेंट तुमको दे दिया है, डायरेक्टली ऐड करके ही दे दिया है, ठीक है। अलग अलग अब इसको ऐड करने का और कोई नीड नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, हाउएवर इट डज नॉट अराइज इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर एज इट वर्क्स विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सब बेकारी बातें लिखा है। Its basic aim is to operate for the benefit of, so income from rent, interest and profit are nil in generated। छोड़ो, ये काट दो ऐसे, सिंपली इसको काट दो। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे लिए इतना ही काम का है बस। चलो एक बार बता दो, कोई डाउट है तो, नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं चलता हूं, क्वेश्चन निकालता हूं तुम्हारे लिए। फटाफट बोलो, डाउट है कुछ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में। यस, क्वेश्चन नंबर 22 हम छोड़े थे, पेंडिंग रखे थे बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हम समझ चुके हैं, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किया जा सकता है। कैलकुलेट नेशनल इनकम बोला है। नेशनल इनकम का मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमको, बोलो क्या कैलकुलेट करना है, कौन बताएगा। प्रेरणा बताओ, चलो प्रेरणा फटाफट। प्रेरणा, शिवानी और कौन बताएगा, और नहीं देव नहीं, और एक का नाम लेते हैं। ये तीनों को में से कोई एक बताएगा। सोनू, प्रेरणा, शिवानी एंड सोनू, तीनों में से कोई एक बताओ, या तीनों बताओ, चलो। सोनू, वेरी गुड। बाकी दोनों लग रहा है ऑन करके चले गए हैं सोने, ये स्कूल वाला क्लास समझते हैं ट्यूशन वाले क्लास को। शिवानी, वेरी गुड। मुझे सब पता चलता है कौन ऑन करके भागा है और कौन बैठ के क्लास कर रहा है। एक्टिविटी से पता चल जाता है, पता है, कमेंट वाले एक्टिविटी से पता चल जाता है कौन कौन सोया, मतलब रख के भाग गया ऑन करके, और कौन कौन क्लास कर रहा है। चलो ठीक है, 2-3 सबका आंसर राइट आ गया। एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तब एनएनपी एट एफसी हमको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 कंपोनेंट को ऐड करेंगे। कौन से 5 कंपोनेंट को ऐड करेंगे, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एमआई। तो ये जब हम पांचों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बोलो। जब मैं ये पांचों कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमको क्या मिलेगा, क्या आएगा आंसर, ये किसको क्या बोलेंगे, जो भी आएगा उसको, उसका नाम क्या है। कुमकुम, इनकम तो नाम नहीं है उसका, क्या बोलेंगे बोलो। जाओ देखो थोड़ा स्टेप्स ऑफ नेशनल इनकम में। एनडीपी, एनएनपी एट एफसी बोलेंगे, कोई एनडीपी बोलता है, कोई एनएनपी बोलता है, क्या लिखूं बताओ। वेरी गुड सागरिका, सोनू, देव, राहुल, शिवानी, आदित्य, अभिप्सा, कुमकुम, एनडीपी एट एफसी, इसको हम बोलेंगे एनडीपी एट एफसी, ठीक है। बुक में देखो, स्टेप्स में देखो, सेकंड जाओ।
इनकम मेथड का स्टेप्स देखो, स्टेप्स का देखो, सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 29, उसके नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है, देखो रेड कलर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, एनडीपीएट एफसी हमारा निकलेगा, करना शुरू करें। क्वेश्चन क्या क्या दिया है हमको, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज दिया है, उसके बाद वेजेस इन काइंड दिया है, क्या करें वेजेस इन काइंड का, सोचना, थोड़ा ध्यान लगाना। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, अभी कोई काम नहीं है हमको। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अभी हमारा कोई काम नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, देखो भाई क्या करना है ऑपरेटिंग सरप्लस का, सोचो। मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम दिया है, ये एमआई दिया है, वेरी गुड अभिक्षा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, अभी कोई काम नहीं है। नेट एक्सपोर्ट दिया है, इसका तो शायद मेरे हिसाब से कोई काम ही नहीं है। We will not add wages in kind as already added in COE, very good रिद्धि। देखना, ये जो वेजेस इन काइंड दिया है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सीओई में ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। अगर सीओई दिया है मतलब वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीनों ऐड करके ऑलरेडी हमको बता रखा है, ठीक है। तो ये 200 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो हमको फिर से इंक्लूड नहीं करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेजेस इन काइंड को कट कर देंगे, नो यूज, हमारा कोई काम का नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम टू सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और बाकी तो सब आसान आसान कंपोनेंट दिया हुआ है। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस, वेरी गुड। तो ओएस दिया हुआ है, मुझे डायरेक्टली तुम निकाल के बताओ, एनडीपीएट एफसी निकालो पहले और फिर एनएनपीएट एफसी निकालो। नेट एक्सपोर्ट का नो वर्क, क्योंकि वो कहां यूज होता है, वैल्यू एडेड मेथड में यूज होता है, कोई काम नहीं। ये तीनों का अभी तो कोई काम नहीं है, बचा क्या, सीओई हमको दिया हुआ है, सीओई कितना दे दिया है हमको, 13300। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों मिला के कितना दिया है, ये तीनों मिला के हमको ऑपरेटिंग सरप्लस 5000 दिया है। एमआई कितना दिया है, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 16100 दिया है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आएगा, 13300 प्लस 5000 प्लस 16100, कितना आएगा बोलो, 34400, 34400। इसको क्या बोलेंगे, एन डी पी एट एफ सी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एन एन पी एट एफ सी। तो एन डी पी एट एफ सी से हमको जाना है एन एन पी एट एफ सी में, कहाँ चला गया, ये चला गया, हमको जाना है एन एन पी एट एफ सी में, मतलब डी टू एन जाना है, डी टू एन जाना है। डी टू एन जाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है। जब जब डोमेस्टिक टू नेशनल जाना होता है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एन एफ आई ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ए। व्हाट इज एन एफ आई ए, 300, तो 34400 प्लस 300 इक्वल्स टू 34700, फाइनल आंसर, प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए, वेरी गुड। राइट आंसर अभी तक आया है राहुल का, फाइनल आंसर। और बताओ, फाइनल आंसर सबका आया 34700, या कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ, जो भी है बता दो फटाफट। वेरी गुड सोनू, रिद्धि, पूनम का भी राइट है, अभिक्षा का भी राइट है, सब। चलो शिवानी राइट, क्लियर है सबको, कुछ डाउट है तो बोलो। 2 मेथड कंप्लीट हो गया हमारा, अब लास्ट एक मेथड बचा है, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। एक ही मेथड बचा है, एक्सपेंडिचर मेथड, जो सबसे घुमाएगा तुमको एक्सपेंडिचर।
गोल गोल घुमा देगा, पूरा चैप्टर में घुमा देगा तुमको, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घुमा देगा। चलो ठीक है, अब हमारा काम बचा है हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम बचा है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ना, वो सबसे टेक्निकल है। मतलब अभी तक हम जितना कुछ पढ़े नेशनल इनकम में, उसमें से वो सबसे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। हालांकि आसान है वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल है। तो उसको समझने के लिए हमको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आते हैं पहले ऊपर, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको हम बाद में शुरू करेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स और हैं वो पढ़ेंगे। आ जाओ प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड में, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड, पेज नंबर है 30। प्रिकॉशन ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मेथड, सबसे पहला ट्रांसफर इनकम। पहला है ट्रांसफर इनकम। हमको ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करना है नहीं करना है? हमको ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा एक बार के लिए, मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूं, मुझे स्कूल के तरफ से गिफ्ट मिला, मतलब मुझे क्या कि कुछ कंपटीशन वगैरह हुआ था, मुझे गिफ्ट मिला, मैं जीत गया, प्राइज मिला, चलो गिफ्ट तो क्या ही मिलेगा, प्राइज मिला, 1000 रुपए का प्राइज मिल गया। तो क्या ये मेरा इनकम नहीं है या नहीं है? इनकम, इनकम है? नो शिवानी, अच्छा बोलो फटाफट, क्या ये मेरा इनकम है? नो, ये मेरा इनकम नहीं है, ये मेरा इनकम नहीं है, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम है, ये मेरा अर्नड इनकम नहीं है। और इनकम मेथड में हम लोग हमेशा अर्नड वाला लेते हैं, मतलब फैक्टर इनकम्स, नॉट ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को बेच के जो पैसा आता है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले इंक्लूड हो चुका है जब वो ओरिजिनल पहली बार वो सामान बिका था, ठीक है। तो ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर है। तो इसको सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उसमें जो भी कमीशन एंड ब्रोकरेज होगा वो हमारा इंक्लूड हो जाए, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों भाई, इसको अब क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? सोचो थोड़ा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, देव, यस, लेबर वेलफेयर फंड, ट्रांसफर इनकम नहीं है वो क्या है, वो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज का पार्ट है। मतलब हम क्यों दे रहे हैं उसको, सोचो ना। लेबर वेलफेयर फंड में मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, देव ध्यान से सुनना, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं 5 एम्प्लॉय रखा हूं, ठीक है, मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए 5 एम्प्लॉयज रखा हूं। अब मैं वो 5 एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी क्यों करवा रहा हूं? उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर वो मेरे लिए काम नहीं करते, कोई मेरे लिए रेवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं करते, मेरे लिए प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो क्या मैं उनके लिए लेबर वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट करता, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए खर्चा करता? बोलो। फटाफट बताओ। ऑब्वियसली नहीं। तो अब मैं वो खर्चा किस लिए कर रहा हूं? मैं खर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्रोडक्टिव सर्विस मिल रहा है। मतलब मान लो ये कैसा होता है बताऊं, अगर एम्प्लॉइज का 7,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं, इसमें से हम लोग वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तीनों मिला के टोटल उसका सैलरी होता है। उसको हम बोलते हैं तेरा सैलरी 5,000 है, उसको 5,000 कैश में दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका सैलरी होता है 6,000 रुपए। 1,000 रुपए कहाँ चला जाता है? उसका चला जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में चला जाता है, ठीक है।
तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विस, ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे, चलो। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। पता है शेयर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है? शेयर होता है शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, बॉन्ड्स भी पता है तुमको, डिवेंचर पता है, डिवेंचर पढ़े हो, अकाउंट्स में पढ़े हो डिवेंचर, सब पढ़े हैं यहाँ, तो तुम पढ़े हो क्या? पढ़े हो तो अच्छा ठीक। हाँ डिवेंचर पढ़े हो, 11th क्लास में ही होता है डिवेंचर, बीएसटी में पढ़े हो कुमकुम, अकाउंट्स क्लास नहीं जाते क्या? अकाउंट्स नहीं पढ़ते क्या? अकाउंट्स में तो डिवेंचर के एंट्री करना सिखाए होंगे तुमको, डिवेंचर इशूड, डिवेंचर रिडेम्पशन, उसके बाद हाँ पढ़ते हैं सर। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास 12th में है डिवेंचर, और डिवेंचर चैप्टर अभी तक आया नहीं है अकाउंट्स में। चलो ठीक है, ओके। प्रॉपर मीनिंग के साथ बीएसटी में, अकाउंट्स में तो पूरा चैप्टर है एक डिबेंचर्स, ठीक है, वो आया नहीं है तुम्हारा इसीलिए। तो ये सबसे जो भी पैसा कमाई होता है इसको हम इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दिस आर फाइनेंशियल एसेट्स, दिस आर फाइनेंशियल एसेट्स एंड मेयर पेपर क्लेम्स एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ टाइटल ओनली। ठीक है, लेकिन इसमें जो कमीशन एंड ब्रोकरेज होगा वो हमेशा इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन क्या होता है? लॉटरी लग गया, बोलते हैं ना लॉटरी लग गया, लॉटरी लगना को बोलते हैं सभ्य भाषा में विंडफॉल गेन। सभ्य भाषा मतलब पढ़े लिखे का लैंग्वेज में उसको विंडफॉल गेन बोलते हैं, मतलब झटके का कमाई, एक झटके में पैसा कमाई होना, जैसे कि लॉटरी लग गया, हॉर्स रेस में जीत गए हम, आर नॉट इंक्लूडेड एज इट इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, जुआ खेलना, लॉटरी लगाना, ये सब प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होता। कशिनो, यस, कनेक्टेड विद देम, ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इसमें कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट, imputed value of service provided by owners of production unit will be included। देखना क्या लिखा है, ध्यान से देखना। imputed value of service provided by owners of production unit, मतलब अगर हम हमारे बिजनेस में काम करें तो वो इंक्लूड होगा, हम हमारे घर में काम करें तो वो इंक्लूड नहीं होगा। हमारी मम्मी हमारे घर में हमारे लिए रोटी बनाएगी तो वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे बिजनेस में हमारी मम्मी जाके कुछ भी काम करेगी तो वो इंक्लूड होगा। क्लियर है? इसका मतलब वही है, imputed value of owner occupied house, interest on own capital, production for self consumption etc will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services। अगर हम या हमारे घर का कोई भी आदमी घर पे काम करेगा, झाड़ू पोछा घर पे लगाया जाएगा, झाड़ू पोछा या फिर रोटी सब्जी घर पे बनाया जाएगा, या कोई और काम घर पे किया जाएगा खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन वही काम अगर हम बिजनेस को चलाने के लिए करेंगे तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, अब बोलेंगे ये क्या बात हुआ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है, क्या करें बताओ, नेशनल इनकम में ऐसे ही होता है। हमको दुनिया का इनकम निकालना है, नेशन का इनकम निकालना है, ठीक है, चाहे हम काम करें चाहे कोई भी काम करे, वो इनकम का तो पार्ट है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और ये क्लियर होगा जब हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक डेट ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, interest tax etc are not included in the national income because they are paid out of wealth or past saving and do not add to the current flow of goods and services। अगर मैं कोई मेरे सेविंग से वगैरह से कुछ पेमेंट कर रहा हूं, गिफ्ट टैक्स का, इंटरेस्ट का, डेट ड्यूटीज का, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था वेल्थ टैक्स, क्या चीज, डेट ड्यूटीज होता है, जैसे हमारे इंडिया में तो नहीं है ये, लेकिन क्या होता है देखना, डेट ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। अभी रिसेंटली एक हुआ है बहुत बड़ा केस, सैमसंग कंपनी जो है, सैमसंग जानते हो ना, मोबाइल फोन पकड़े होंगे बहुत लोग, सैमसंग का जो सीईओ है, मतलब जो ओनर है, ओनर बोलता हूं मैं इसको,
जो मालिक है सैमसंग कंपनी का, वो एक्सपायर कर गया, ठीक है, वो एक्सपायर कर गया। अब इसका जितना भी प्रॉपर्टी था किसको मिलेगा? इसके बेटे को मिलेगा, या बेटा बेटी जो भी बच्चों को मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चों को? यस, मिलेगा। सैमसंग कंपनी का मालिक मर गया तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी है किसको मिलेगा? उसके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। अब ये बच्चों को क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस टैक्स। जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से, वो उसके ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। डेथ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर कंट्रीज में बहुत जगह ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे ये अभी रिसेंटली चाइना का केस है, जहां पे सैमसंग का ओनर अभी अभी मरा था और उसके बेटे को इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ा, इतना, क्योंकि प्रॉपर्टी इनहेरिट किया वो, और उसका 50% टैक्स गवर्नमेंट को उसको देना पड़ा, ठीक है। चलो, उसके बाद गिफ्ट टैक्स क्या होता है? जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो उस पर टैक्स लगता है। हालांकि अगर हम अभी अपने, अगर मैं तुम लोग को कोई गिफ्ट दूं तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर लीगली मैं तुमको गिफ्ट देने जाऊं, देखो, गिफ्ट जो हम देना लेना करते हैं वो इलीगली करते हैं। इलीगली मतलब मैं तुमको गिफ्ट दे दिया, किसी को नहीं बताया या जो भी किया, गिफ्ट दे दिया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर मैं जाऊं लीगली तुमको गिफ्ट देने, तो इस पे 7% का टैक्स लगेगा। अगर मान लो मेरा ये बिल्डिंग है, मैं तुमको गिफ्ट देना चाहूं, कोई टेस्ट में फर्स्ट आया और मैं ये कोचिंग सेंटर तुम्हारे नाम करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तुमको बोल दूंगा कोचिंग सेंटर तुम्हारा, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हमको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे प्रॉपर्टी का ओनरशिप हमारे नाम से तुम्हारे नाम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे गिफ्ट का टैक्स लगेगा। वो मेरे से पूछेगा क्यों दे रहे हो, मैं बोलूंगा गिफ्ट है, टेस्ट में फर्स्ट आया है बच्चा, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, तो इसीलिए हम लोग उसको कोचिंग सेंटर गिफ्ट दे रहे हैं। तो वो मेरे को बोलेगा चलो ठीक है, दे तो रहे हो, लेकिन उसके साथ 7% का टैक्स लगा दो और टैक्स दे दो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट पे जो टैक्स पता है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग्स। क्लियर है? चलो, अब बाकी का डिस्कशन इस पे हम बाद में करते हैं, पहले आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर करेंगे करेंगे, कौन सा करेंगे? कहां तक हो गया था? 22 हो गया, 23 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट, क्या क्या निकालना है भाई? वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, प्रूफ डेट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तुमको प्रूफ भी करना है, करके देखो फटाफट, सभी को करना है। कोई सोएगा तो आज मार खाएगा, उसको मैं जूम से बाहर निकाल के लाऊंगा और यहाँ पे पिटूंगा। कोई सोएगा नहीं। देव, क्या लिखे हो तुम? 0.3 क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है।
0.3 क्या है बोल रहे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तुमको दो मेथड से करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है। क्वेश्चन मिक्स वाला है, वैल्यू एडेड एंड इनकम मेथड, तो दोनों का डेटा दिया गया है तुमको, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड का भी और इसका भी, वैल्यू ऑफ आउटपुट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, प्रूफ करो दोनों इक्वल है या नहीं है फटाफट। है इक्वल, अच्छा कैसे किए थोड़ा बताओ तो तुमको, कौन सा मेथड लगाए तुम जो इक्वल आ गया। वेरी गुड। संडे बर्बाद बोलो है ना, मस्त कहाँ सोए थे, कहाँ उठ के क्लास आना पड़ा। चलो फटाफट, बाकी लोग करो, किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक, एक ही का रिप्लाई आया है, कुमकुम का सिर्फ। क्या हुआ, किसी का नहीं हुआ क्या। सबसे पहले बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने, तो आउटपुट वैल्यू कैसे निकलेगा, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, सेल्स दिया है हमको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया, सब्सिडी दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया, इनकम मिक्स्ड इनकम दिया, वेजेस एंड सैलरीज दिया, डेप्रिसिएशन दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये कितना आएगा, सेल्स कितना है 10625 प्लस चेंज इन स्टॉक 600, ये आ जाएगा 11225। उसके बाद सेकंड मेथड, सेकंड क्या बोला है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नहीं पता, तो वैल्यू एडेड निकालो पहले, कितना 11,000, ठीक है देखते हैं, रुको बाकी लोग का आंसर आने दो। ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला ना 11,225, उसके बाद वाला चाहिए हमको, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट, सेल्स माइनस परचेज, ठीक है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स तो हमको पता है, आउटपुट का वैल्यू पता है हमको, कितना निकला हमारा 11
225। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखना है, रॉ मटेरियल आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएगा, सब्सिडी अभी नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं आएगा, मिक्स्ड इनकम नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ बच गया ये। तो इसका हमारा वैल्यू एडेड हो जाएगा 11225 माइनस 2625, कितना आ गया ये 0 0 12 से 6 और ये 10 से 2 गया 8600। ठीक है, ये आ गया हमारा 8600। अब इप्सा, सोनू और कौन राइट दिया था, कुमकुम शायद राइट दी थी पहले। चलो इसको क्या बोलेंगे बताओ, 8600 को, 8600 को हम क्या नाम देंगे? GVA at MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA at MP। कहां से पता चला? स्टेप 2, पेज नंबर 26, बुक का पेज नंबर 26, स्टेप नंबर 2 क्या लिखा है? वैल्यू एडेड का स्टेप नंबर 2, जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करते हैं या फिर आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सभी फर्म का ऐड करने के बाद हमको मिलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NVA एट FC निकालना है। तो GVA एट FC MP से NVA एट FC कैसे जाएंगे? G टू N जाना पड़ेगा, ग्रॉस टू नेट, और MP टू FC जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीज का ट्रीटमेंट, एक डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट और दूसरा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए? 8600 ग्रॉस टू नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया 400 का। उसके बाद MP टू FC जाना है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस NIT करेंगे तो माइनस ऑफ NIT कितना होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7400। 7300 आ रहा है कि 7400 आ रहा है? 73 आ रहा है, मेरा गलत आया क्या? कर लिए होंगे गलत, क्या दिक्कत है, देख लेना। अच्छा ये 500 है, डेप्रिसिएशन इज 500। ओके, इसीलिए इक्वल्स टू 7300। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आ गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हमको क्या बोला है? उसके बाद हमको बोला है प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। NVA एट FC तो हमको पता है 7300 है, हमको निकालना क्या है? इनकम मेथड से निकालना पड़ेगा, इनकम जनरेटेड। करके देखते हैं इनकम मेथड, फटाफट आ जाओ। क्या करेंगे इनकम मेथड करने के लिए? 5 कंपोनेंट को पहले ऐड करेंगे। क्या है 5 कंपोनेंट भाई? हमारे पास है 5 कंपोनेंट। एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस है, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज है, तीसरा मिक्स्ड इनकम है, और क्या बच गया? और तो कुछ बचा ही नहीं, बाकी सब तो आ ही गया। तो 3740 प्लस 100 प्लस 3460, ये कितना आएगा? बोलो। 3740 प्लस 100 3840 प्लस 347300। पहले ये वाले में 7300 आया था, यहां भी 7300, दोनों इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है? होगा, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होगा और प्रैक्टिस नहीं करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए होमवर्क है। अच्छा, ये वाला ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं पढ़े है ना अभी तक? ये दूसरा एक और ऑपरेटिंग सरप्लस होता है वैल्यू एडेड मेथड से। तो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करना,
ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 को ट्राई करना, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कोशिश करना। नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है मेरे से नहीं हो रहा है बोल के, अगर नहीं होता है तो हम पढ़ेंगे। नया कॉन्सेप्ट है ये, वो वाले का कॉन्सेप्ट है ये, वैल्यू एडेड मेथड में कैसे ऑपरेटिंग सरप्लस लगाना है। हम कौन से मेथड का ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़े थे, हम इनकम मेथड का ऑपरेटिंग सरप्लस पढ़े थे। तो ये वाला हमारा बाकी है पढ़ना, लेकिन फिर भी बहुत आसान है तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और होमवर्क देखना है क्या है, और होमवर्क में आ जाओ अब। टनिंग टनिंग, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 16, बस 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 15 16 होमवर्क है इधर, और नीचे है होमवर्क तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। 4 क्वेश्चन होमवर्क में, 15 16 25 एंड 26, बस, ठीक है। चलो एंजॉय योर संडे, कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप करना। आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बाय।